नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के विषय भूगोल का मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। क्योंकि आंसर की में तो आप लोग को आंसर दिया गया है, लेकिन कुछ गलत भी दिया है, लेकिन आंसर दिया हुआ है। तो सिर्फ आंसर पता लगा लेने से आप लोग को थोड़ी एग्ज़ाम पास हो जाइएगा। क्योंकि हमारा मॉडल सेट क्यों दिया जाता है, वो दिया जाता है, बता दिया जाता है कि पहले बता दिए हम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर हम जस्ट वैसा ही क्वेश्चन का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का अगर हम लोग जान लेते हैं तो हम आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाकर आ सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग सेम वही काम करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितना भी सवाल है सभी को देखने वाले हैं। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जल्द ही इस अपलोड कर दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है वो हमने सॉल्व करा दिया है, जो कि फुल डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है जिसमें। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का भी आप लोग को करा दिया गया है, तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को माना गया है, तो यहाँ पहले हम लोग ये समझे कि संभववाद आखिर कहते किसको है। तो देखिए, संभववाद किसको कहते हैं, जिसे मनुष्य प्रकृति को अपने हिसाब से बना लिया है। मनुष्य प्रकृति को अपने हिसाब से, प्रकृति में कोई भी काम हो रहा है तो हम अपने तकनीकी माध्यम से उस सारे सुविधाओं को अपने पास ला लिए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना गया है, मानव घटक को। मानव अपने तकनीकी का उपयोग करके पृथ्वी को समझकर उसे अपने हिसाब से बना लिया है। तो संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर इसमें पूछ देगा कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है विडाल डी वलास। विडाल डी वलास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पिछली बार परीक्षा में जनक ही पूछा था, तो इस बार भी शायद पूछ सकता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा ही रिपीट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, 50 लाख से अधिक। जिस नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उसे मेगा नगर कहते हैं। और मेगा नगर की जगह पर आपको अगर पूछ देगा मिलियन सिटी, तो मिलियन सिटी यहाँ पर देखिए, जो किस जनसंख्या, जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, मतलब कि 1 मिलियन हो, उसे मिलियन सिटी कहते हैं। और 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो मेगा सिटी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मिलियन सिटी भी पूछ सकता है। तो हम लोग सारा उससे रिलेटेड सारी जानकारियों को लेते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। बाकी और कुछ अगर आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, डाउट क्लियर कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, पर्वत पर तो रहेंगे नहीं लोग, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेंगी, जहाँ पर कृषि, खाने लायक ज़मीन रहेगा, भूमि अनाज पैदा करने लायक, वहीं पर रहेंगे। सीधी सी बात है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैदानों में। क्योंकि पठार में थोड़ी रहेंगे लोग, मरुस्थल में थोड़ी रहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, मैदानों में। उसके बाद देखिए, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो देखिए, भारतीय जनगणना 1921 को आपका ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर 10 साल में जनगणना होती है। कितने साल में, हर 10 साल में। और जनगणना होती है तो ऐसा तो नहीं है कि जनसंख्या घटती है, हर बार जनसंख्या बढ़ती है। जितना भी बढ़े लगातार, वैसे भी भारत की जनसंख्या अभी बहुत ही बढ़ चुकी है। तो 1921 में क्या हुआ था, जनसंख्या घट गया था 1911 के तुलना में। 1911 में जितना था उसके अनुसार वृद्धि दर बहुत ही ऋणात्मक वृद्धि दर थी, मतलब कि बहुत ही कम हुआ था, जिससे कि इसे ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है,
मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा की देन किसकी है? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा दिया गया था। और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकी हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ही नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ विद्वान लोग भी रहते हैं, जैसे में की है डॉक्टर महबूब उल हक। लेकिन अब पाकिस्तान से हम लोग को उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन बन चुका है, पड़ोसी राज्य है, दुश्मन बन चुका है। तो ये पाकिस्तान के थे, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर ये अवधारणा कब दी थी, ये भी बहुत बार पूछता है कि डॉक्टर मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने कब दी थी? तो ये दिए थे 1990 ईस्वी में। कब दिए थे? 1990। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मानव विकास की अवधारणा की रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? तो ये भी बहुत ही बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास की अवधारणा यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस प्रकार का कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो किस प्रकार के? तो देखिए यहाँ पर रोपण कृषि का विकास जो है वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि रोपण कृषि कहाँ किसको जाता है? तो देखिए, रोपण कृषि वैसे कृषि को कहा जाता है जो बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की कृषि, जैसे में आप लोग को पता होगा, आप लोग को रबड़ की खेती, चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, बागान मतलब कि तंबाकू की खेती, ये सब आप लोग को बहुत 1 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ में, 50 एकड़ में किया जाता है एक लगातार। तो इसी को हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ देखिए फूल के उत्पादन को, यहाँ पर तो किसका है? रोपण कृषि। फूल के उत्पादन को आपको यहाँ पर फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, जिसको बोलते हैं पुष्पोत्पादन। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है? हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? हॉर्टिकल्चर। तो आपका हॉर्टिकल्चर जो है वो फूल से है, फूल का उत्पादन से संबंधित है। कौन चीज़? हॉर्टिकल्चर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो अगर हमको पता है कि रोपण कृषि कौन कौन से है, तो नहीं वाला आराम से छाप लेंगे। तो आप लोग को पता होगा, अभी तुरंत ही बताया है, गन्ना जो है वो रोपण कृषि है, रबड़ भी रोपण कृषि है, कॉफ़ी भी रोपण कृषि है, गेहूं यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग जितना भी रोपण कृषि अगर वो जान लेंगे तो नहीं वाला को आराम से छाट लेंगे। क्योंकि बहुत बार आप लोग को पता होगा, जियोग्राफी में बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार नहीं वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है। 1-2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछबे करता है नहीं वाला। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो देखिए कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवाद में आप लोग को उत्पादन का स्वामित्व जो है वो व्यक्तिगत होता है। आप लोग को पता होगा अर्थव्यवस्था को, हमारे अर्थव्यवस्था को स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी। तो यहाँ पर पूंजीवादी के बारे में पूछा है, तो हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। तो तीनों के बारे में पता रहेगा तो आप लोग को आराम से आंसर दे दीजिएगा। देखिए पूंजीवादी में क्या होता है? उत्पादन का स्वामित्व जो है वो सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति के पास रहता है, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कि एक के पास। मिश्रित में क्या है? सरकार और निजी व्यक्ति, सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी के हस्तक्षेप, मतलब दोनों को मिला झूला रहता है। जैसे कि आजकल रेलवे हो चुका है, दोनों का सरकारी भी है लेकिन अब प्राइवेट करते जा रहा है, नरेंद्र मोदी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मिश्रित होते जा रहे हैं। जब पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा तो फिर पूंजीवादी निजी हो जाएगा। एक होता है समाजवाद, इसमें सिर्फ खाली सरकार का यहाँ पर स्वामित्व होगा। स से समाज, स से सरकार, सरकार का यहाँ पर समाज स्वामित्व होगा, सब चीज़ सरकारी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्रायट किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पर देखिए जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नगोया को। देखिए डेट्रॉइट क्या है, डेट्रॉइट एक शहर का नाम है जो अमेरिका में है। यहाँ पर कार उत्पादन होता है, कार की कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी जो कार बनाती है, और ये कहाँ है, अमेरिका में। तो सेम वही काम जापान में नगोया में होता है, वैसा ही काम। तो जब वो भी बड़ी मात्रा में होता है, तो इसीलिए जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नगोया को। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा आपका हुआ था 1991 ईस्वी में। और ये कौन घोषणा किए थे, तो हमारे अभी फिलहाल में जो मृत्यु हो गया जिनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसको आप शॉर्टकट में एलपीजी भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसे पूछ दे कि एलपीजी नीति की घोषणा कब की गई, तो भी आपको 1991 मारना है। कौन किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उसके बाद देखिए यहाँ पर, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर रहता है। मतलब कि जो अर्थव्यवस्था विकसित हो चुका है, तो एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात तृतीय क्षेत्र में होता है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग तीनों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जिसमें कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ का उत्पादन हो, खेती से डायरेक्ट उत्पादन, कच्चा माल का उत्पादन हो, कोई भी चीज़ का उत्पादन, मतलब कि कृषि से रिलेटेड हो ज़्यादा करके, मछली उत्पादन, ये सब भी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं जिसमें विनिर्माण की क्रिया हो। जैसे यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन किए गन्ना का किए, उसको फैक्ट्री में ले जाकर गुड़ बनाए, तो गुड़ बनाने की प्रक्रिया जो है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। मतलब जो भी विनिर्माण होगा, कम फैक्ट्री में जाकर वो भी दोबारा बिना फैक्ट्री में घर पर भी बनाएंगे तो भी, मतलब कि जो दोबारा निर्माण हो प्राथमिक क्षेत्र के बाद, उसको द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। और तृतीय क्षेत्र किससे बोलेंगे, सेवा देना। जैसे कि आप लोग गुड़ हम बना लिए, अब दुकान में उसे बेचेंगे, तो दुकान में बेचना जो है वो आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। डॉक्टर हो गया, मतलब कोई भी सेवा का काम कर रहा है, टीचर हो गए, वो सब कौन का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं सभी लोग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर कहाँ स्थित है। तो कील नहर आपका जो है वो जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है, जर्मनी में। उसके बाद देखिए जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है आपका चक्रीय संसाधन है। कैसा संसाधन है, चक्रीय। कैसे है, यहाँ पर देखिए बादल से यहाँ पर वर्षा होती है ज़मीन पर, ज़मीन से फिर नदी में बहकर जाता है, नदी से फिर समुद्र में, समुद्र से फिर वाष्प बन के आकाश में चल जाएगा, फिर यहाँ पर बादल बनेगा, फिर यहाँ पर वर्षा होगा। तो इस प्रकार से पानी जो है वो गोल गोल घूम के सेम प्रोसेस में कार्य करते रहता है। तो इसी को चक्रीय बोलते हैं, चक्रीय संसाधन। और ये नवीकरणीय संसाधन भी है, नवीकरणीय भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो या चक्रीय आएगा या नवीकरणीय, दोनों एक ही है। नवीकरणीय आएगा तो भी आपको टिक मारना है, जल नवीकरणीय भी है, चक्रीय भी है। उसके बाद देखिए आर्द्र कृषि में कितनी वर्षा आवश्यक है। आर्द्र कृषि में कितनी आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 75 सेंटीमीटर से अधिक। 75 सेंटीमीटर से अधिक रहेगा तभी आर्द्र कृषि हम अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। इसी में एक है आपका, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि शुष्क कृषि में कितनी आवश्यक है, शुष्क कृषि। तो शुष्क कृषि में आपका वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए, अधिक नहीं, 75 से कम। तो 75 से कम रहेगा तभी हमारी खेती बढ़िया से होगी, नहीं तो शुष्क कृषि खराब हो सकती है। तो यहाँ पर हमने आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि दोनों होगा। 75 से ज़्यादा रहेगा तो आर्द्र कृषि, 75 से कम रहेगा तो शुष्क कृषि। उसके बाद देखिए अंकलेश्वर खनिज तेल कहाँ स्थित है। तो अंकलेश्वर खनिज तेल जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपका है उत्तरी अटलांटिक। ये बहुत ही व्यवस्थित समुद्री मार्ग है। उसके बाद देखिए WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय, तो WTO का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। और इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको याद कीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
तो आप लोग ध्यान में रखिएगा WTO का, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी बहुत बार पूछता है। तो इसकी स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए कोची पत्तन कहाँ अवस्थित है। कोची पत्तन कहाँ अवस्थित है, सबसे पहले ये समझिए कि पत्तन आखिर कहते किसको है। पत्तन, तो पत्तन आपको बंदरगाह को कहते हैं। किसको? बंदरगाह, जहाँ पे बंदर रहते हैं वहाँ ना, नहीं, बंदरगाह उसको बोलते हैं। जैसे रेलवे, जहाँ पर रेल चलता है वहाँ रेलवे स्टेशन बोलते हैं, जहाँ पे बस रुकती है वहाँ बस स्टेशन बोलते हैं। तो जहाँ पे बंदर है उसको बंदरगाह नहीं बोलेंगे। जहाँ पर हमारा शिप, पानी में तैरने वाला जहाज, जल जहाज जहाँ पर उतरती है, जल जहाज का जहाँ स्टेशन होता है, उसी को हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो कोची बंदरगाह कहाँ है आपका? कोची बंदरगाह आपका है केरल में। कहाँ है? केरल में, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था। और ये कब था, कब से कब तक इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना था? 1956 से लेके 1961 ईस्वी तक। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग सनवर्ग नहीं है? कौन सा भूभाग सनवर्ग नहीं है? तो आपका सीमांत भूमि जो है वो सनवर्ग नहीं रहता है, मार्जिनल लैंड नहीं रहता है। उसके बाद देखिए जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो आप लोग अपने से भी आंसर दे सकते हैं क्यों जरूरी है। जल आखिर हमको बचाना क्यों चाहिए? सीरीज जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, मतलब कि जल की कमी ना हो उससे बचने के लिए, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, जल का मांग अभी बढ़ गया उससे बचने के लिए, स्थानिक और ऋतुवत असमानता के कारण, मतलब कभी कभी देखिए एक ही हाल अभी आपका गर्मी बहुत पड़ने लगा है, गर्मी बहुत पड़ने वाला है, ठंडा बहुत पड़ने वाला है, मतलब असमानता ऋतु है, हर जगह पर हर प्रकार के ऋतु है। तो उससे बचने के लिए हमको जल तो बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा? इनमें से सभी। उसके बाद देखिए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो हमको पूछा है नहीं गुजरती, तो अगर हमको पता रहेगा कि ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है तो हम नहीं वाला को आराम से छाट सकते हैं कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमको पता करें कौन कौन से ये राज्य से गुजरती है। तो हजीरा जो विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश MP से, उत्तर प्रदेश UP से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, और एक आपका हो गया हरियाणा से गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन नहीं है? गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है। तो आपका महाराष्ट्र से ये गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग, पांचों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछता है। उसके बाद देखिए किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर 1991 में ही यहाँ पर औद्योगिक नीति में को बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना फुल फॉर्म, लाइब्रेजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG को बढ़ावा दिया गया है। कब? 1991 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे 25वां क्वेश्चन क्या है? द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? तो द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक है मीडोज। तो यहाँ पर हमने जियोग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पर सोल्व कराए हैं, जो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालना बाकी है। अभी भी क्वेश्चन भी आपको परीक्षा का टाइम कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।